आज की डेट में आप बच्चों के ऊपर अगर हाथ उठाते हो, बच्चे आपसे गुस्सा भी हो जाते हैं और बच्चों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जो हमें शायद कॉलेज में जाके अंडरस्टैंडिंग हुई है, आजकल के टीनेज बच्चे को भी वो अंडरस्टैंडिंग है। मैम, अगर हमने इनको फ़ोन नहीं दिया कि क्लासमेट्स इसको चिढ़ाते हैं कि तुझे फ़ोन में ये भी नहीं पता, तुझे इस गेम में ये भी नहीं पता। बच्चा स्कूल में अपने एनवायरनमेंट में बुली होता है बाकी बच्चों से। हमें बच्चा वो नहीं पैदा करना जो गैजेट यूज़ करना जानता है। हमको वो बच्चा पैदा करना है या वो ब्रेन डेवलपमेंट करनी है जो गैजेट को बना सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बच्चा ना उसका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि वो नींद में भी फ़ोन चला रहा है। तो यार फ़ोन का एक्सपोजर ज़्यादा माँ तो कोई मना नहीं करेगा, तो फ़ोन लेके चला गया। फ़ोन में कुछ एक्सप्लोर कर रहा है तो उसमें एडल्ट कंटेंट आ गया। अब वो क्यूरियस है, उसने एक्सप्लोर किया। जैसे भी सेक्सुअल अब्यूज़ हुए हैं जिसमें कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स हैं। मैक्सिमम केसेस में बच्चों में फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। 5 साल के बच्चे को थप्पड़ मारना, उसको कुछ चीज़ सिखाना है या फिर चाइल्ड अब्यूज़ है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज की डेट में पेरेंट्स क्या बच्चों को लेके ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हैं? प्रोटेक्टेड भी हो गए हैं और अपने थोड़ा-सा जो उनका चाइल्डहुड रहा, उनका जिस हिसाब से पेरेंटिंग हुआ था, उसका इन्फ्लुएंस भी उनके ऊपर रहता है, तो वो कंट्रोलिंग भी हैं क्योंकि उनके टाइम पे पेरेंटिंग कंट्रोलिंग रहा करती थी। ओके, और आजकल के बच्चे बिकॉज़ इस जो माहौल में वो बड़े हो रहे हैं, दे डोंट नीड कंट्रोलिंग, दे नीड कनेक्शन। ओके। तो वो पेरेंट्स को चेंज होने की ज़रूरत है कि फ्रॉम कंट्रोलिंग टू कनेक्शन। बट पहले के टाइम पे जो पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते थे, तो बच्चे तो उन चीज़ को भी पसंद नहीं करते थे। हुँ। तो जब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर कंट्रोलिंग थे, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो फिर वही सेम चीज़ आप अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई क्यों कर रहे हो कि आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? दे आर नॉट अवेयर, अगर उन्होंने पेरेंटिंग सेशंस नहीं लिए हैं तो उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कि इसी तरीके से ही पेरेंट किया जाता है। ओके। वो उनका फॉर्मेट बना हुआ है कि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं और हम ऐसे अपने बच्चों के साथ होंगे। लेकिन अब जिसे कहते हैं ज़माने की रिक्वायरमेंट कुछ और है, बच्चों या की डेवलपमेंट के लिए कुछ और चीज़ें की ज़रूरत है, हुँ। कुछ चेंज की ज़रूरत है, कुछ इवॉल्व होने की ज़रूरत है। तो उसमें पेरेंट्स को डेफ़िनेटली हेल्प की ज़रूरत है अब। तो क्या एक पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए या फिर उनका बॉस बन के रहना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, बॉस बन के तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हुँ, मैंने वही कहा कि कंट्रोलिंग नहीं, कनेक्शन की ज़रूरत है। एक्शन की ज़रूरत तो है। टेक्निकली इसको कहा जाता है कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं चलेगी अब चलेगी कॉन्शियस पेरेंटिंग। ओके, कॉन्शियस पेरेंटिंग है जिसमें कि पेरेंट्स आर अवेयर, दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दे नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, नाउ दे आर इक्विप्ड विद द राइट स्ट्रैटेजीज़ टू रेज़ द चाइल्ड। तो वो वाली कॉन्शियस पेरेंटिंग की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अच्छा, ओके। पहले के ज़माने में तो बच्चों को बहुत मारा जाता था। और सबने खाई है वो मार। मार सबने खाई है और इसलिए मारा जाता था कि बच्चे बिगड़े नहीं, कंट्रोल में रहें। कंट्रोल में रहें, वो बिगड़े नहीं, कुछ गलत काम नहीं करें, गलत संगत पे नहीं जाएँ। लेकिन आज की डेट में आप बच्चों के ऊपर अगर हाथ उठाते हो, तो बच्चे आपको उल्टा जवाब भी देते हैं, बच्चे आप से गुस्सा भी हो जाते हैं और बच्चों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब वही वाली बात, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि कंट्रोल करके अगर आप उनको मार के गुस्से से करके आप उनको अपनी बात सुनाना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, आप डेफिनेटली, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत नहीं होता, कोई इंटेंशन गलत नहीं है। लेकिन अगर आप यही स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हो जिससे आप बड़े हुए थे और बच्चों को सिखाना चाहते हो, लेकिन आजकल के बच्चों की डेवलपमेंट कुछ और है। हुँ, एक्चुअली तो अगर आप इसको शुरू से समझे, आजकल के बच्चे क्यों डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है तो इसलिए बच्चों का डेवलपमेंट डिफरेंट है। डेवलपमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ चाहिए। तो अब हम उनको दबा के या गुस्सा करके काम करवाएँ, उसमें वो पलट के जवाब देते ही हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो हमारे जो 10 साल में अंडरस्टैंडिंग होती थी या जो हमें शायद कॉलेज में जाके अंडरस्टैंडिंग हुई है, आजकल के टीनेज बच्चे को भी वो अंडरस्टैंडिंग है। तो दे ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए वो जवाब आपसे माँगते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई व्हाई आर यू सेइंग नो? तो वो बताने की ज़रूरत पड़ जाती है पेरेंट्स को, और आपको मना भी करते हैं कि ऐसे नहीं बात करिए, ऐसे बात करिए करके, तो दे आर अवेयर। तो पेरेंट्स को हाउ टू हैंडल किड्स वो समझने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग भी डिफरेंट, जैसे आपने पूछा कि दोस्त बन के रहना है कि क्या बन के रहना है, तो पेरेंटिंग के भी फेजेज़ होते हैं।
तो सबसे पहले तो आप यू आर ओनली अ गिवर, सो पेरेंटिंग हैज़ टू बी आउटवर्ड, जिसमें कि आप बच्चे का पहले सोच रहे हो और उसको वैसा प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो चाहिए हमें, जैसे बच्चा जब पैदा होता है से लेकर 7-8 साल तक का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट स्पीड में हो रहा होता है। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट उस टाइम पे हो जाता है। तो उस टाइम पे हमको वी हैव टू बी एज अ पेरेंट बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत केयरफुल रहना है कि हम क्या एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो एक बहुत स्पॉन्ज के जैसे ब्रेन होता है, जितनी चीज़ें डालते रहो वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती हैं। तो हमें उस ये चीज़ का ध्यान में रख के कि हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो सब चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब करते जा रहा है और उसके बेस पे उसकी पर्सनैलिटी फॉर्म होने वाली है। तो ये केयरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हम लोग एक पहले फर्स्ट फेज़ में गिवर होते हैं। फिर हमको टीनेज ऑनवर्ड जो होता है, थोड़ा ट्रांज़िशन आता है, तो हमको एज़ अ दोस्त ही बनना पड़ता है। और अब तो आप ये समझो कि 18 साल ऑनवर्ड, तो अब आप पेरेंट ही नहीं हो, अब तो आप मतलब बड़ी ही जैसे बन के रहो, क्योंकि पेरेंटिंग का रोल भी ख़त्म हो जाता है 18 साल के बाद। तो नाउ बच्चे अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। यस। तो नाउ दे आर बियॉन्ड पेरेंटिंग। तो जितना हम बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, वो विद इन दीज ईयर्स ही कर सकते हैं डिफरेंट रोल्स के साथ में। तो पेरेंटिंग का जर्नी भी स्टार्ट होती है जब एक्चुअली में व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग द चाइल्ड। उसका रीज़न ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का, इट स्टार्ट्स इन द वूम्ब। 13 हफ्तों से 24 हफ्ते के बीच में जब बच्चा वूम्ब में है, उस टाइम पे ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेन का। वो फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉम्स थॉट प्रोसेस। तो मॉम का थॉट प्रोसेस एंड फादर का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट, एज वेल एज मॉम का थॉट प्रोसेस इज गवर्न बाय उनका एनवायरनमेंट उस टाइम पे। हम्म। उनका क्या माइंडसेट है, वो क्या-क्या सोच रही हैं, वो कैसा-कैसा फ़ील कर रही है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं और उनके चाइल्डहुड से क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक लॉन्ग चेन चलती आ रही है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो उसके बाद में मतलब बर्थ ऑनवर्ड डिफरेंट फेजेज़ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम पेरेंटिंग को सोचें कि हमें अच्छी डेवलपमेंट करनी है ब्रेन की, योर चाइल्ड इज़ लाइक काइंड ऑफ अ ब्रेन डेवलपमेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से करना है, तो सबसे पहले तो हम एज अ पेरेंट हमको हील होने की ज़रूरत है। जो हम अपना इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं पीछे टाइम से और एनवायरनमेंट से, पहले उसको हील करने की ज़रूरत है। तो ताकि आप पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं ना कि आप व्हेन यू आर बिकमिंग अ पेरेंट, यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन ऑल्सो। क्योंकि बच्चा तो आप तो बच्चे के लिए रोल मॉडल हो, तो सबसे पहले तो आपको ही अपने आप को करेक्ट करना है ताकि बच्चा भी वही काम करे। राइट। तो अगर आपको इवॉल्व करना है, तो आपको तब से ही इवॉल्व करना है कि हमारे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है, तो तब से पेरेंटिंग का कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स पेरेंटिंग तो जब बच्चा पैदा होता है तब से शुरू होती है, लेकिन उसकी नींव पहले से डलनी ज़रूरी है पेरेंट्स का कपल के लिए। बिल्कुल, जब बच्चा पेट में आता है तब से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती बिल्कुल, है एज़ अ बिल्कुल पेरेंट। एज़ अ पेरेंट, क्योंकि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल कि वो ब्रेन कैसा डेवलप हो रहा है। तो बच्चे का पर्सनैलिटी ट्रेट, इंटेलिजेंस, ये सब उस टाइम पे डेवलप हो रहा है वूम्ब में। ओके। आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा जो टाइम है वो फ़ोन में कंज़्यूम होता है। हाँ, जी। सारे बच्चे फ़ोन के लिए पागल रहते हैं। अगर आप उनसे फ़ोन छुड़ा लीजिए तो वो रोने लगते हैं, मचलने लगते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जिससे उनके बच्चों का फ़ोन देखना कम हो? पेरेंट को देखो, सबसे पहली बात है कि पेरेंट तो रोल मॉडल है। हुँ। पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपना ही डिजिटल एक्सपोज़र जो है वो कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में है। अगर पापा भी पूरे टाइम फ़ोन पे बैठे हैं, मम्मा भी बैठी हैं, तो बच्चा भी माँगेगा, बच्चे भी फ़ोन में। और पेरेंट्स देते हैं हुँ। कि तुम रो रहे हो, तुम फ़ोन ले लो, हाँ, तुम चुप हो जाओ। हाँ। तो एक तरीके से उसकी वो हैबिट, उसका पैटर्न बन गया ब्रेन का कि मैं परेशान हो रहा हूँ तो मुझे फ़ोन चाहिए, या मैं परेशान हो जाऊँगा तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा। तो बच्चा भी तो अपनी साइकोलॉजी रन कर रहा है। तो उसको फिर वो एक तरीके से ज़रूरत बन जाती है, और उसके बाद में फिर आपको वन पॉइंट ऑफ अ टाइम स्ट्राइक होता है कि नहीं, मुझे ये तो गैजेट ज़्यादा हो रहा है, अब इसके स्पेक्स लग गए, छोटे-छोटे बच्चों के आजकल स्पेक्स लग गए हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत हैम्परिंग होती है अगर हम पहले से ये डिजिटल एक्सपोज़र दे देते हैं। ओके। तो बट पेरेंट्स को बाद में स्ट्राइक होता है, उस टाइम पे वो फ़ोन हटाने की कोशिश करेंगे, टैब हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चा तो काइंड ऑफ एडिक्टेड है। तो उस टाइम पे टसल स्टार्ट हो जाती है, पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्टेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। ये टीनेज के टाइम पे अलग रूप लेके निकलता है बाहर।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इट स्टार्ट्स विद द पेरेंट फर्स्ट। और इसके साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं पेरेंट को जब कहती हूँ कि आपको बच्चे को गैजेट नहीं देना है 6-7 साल तक, तो सबसे पहले तो आपको खुद भी यूज़ नहीं करना बच्चे के सामने। इट हैज़ टू बी यूज्ड एज अ कोई किसी पर्पस से आपने फ़ोन उठाया, पर्पस किया, ख़त्म। ओके। तो उस टाइप से यूज़ होता है। इट्स काइंड ऑफ ए फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडेड एट होम, हमने उसको यूज़ किया और बंद कर दिया। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को जब मैं समझाती हूँ, समझना कि, क्योंकि मेरे पास में वो वाले पेरेंट्स भी आते हैं कि मैम अगर हमने इनको फ़ोन नहीं दिया तो इनके क्लासमेट्स इसको चिढ़ाते हैं कि तुझे फ़ोन में ये भी नहीं पता, तुझे इस गेम में ये भी नहीं पता, तुझे ये नहीं मालूम, करके बच्चा स्कूल में अपने एनवायरनमेंट में बुली होता है बाकी बच्चों से। तो ऐसे में क्या करे, वो बच्चा कहता है कि आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप सबसे गंदे पेरेंट हो, लेकिन सबके पेरेंट्स ने तो दिया हुआ है, सबके पास फ़ोन है। तो ये वाले कंसर्न्स भी मेरे पास बहुत आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स देखो, ये पूरा एक पैकेज जो है ना, पेरेंट एंड बच्चा पैकेज, ओके। ये इस पूरे एक मतलब करेक्शन की ज़रूरत होती है, हीलिंग की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हम ये बहुत ईज़ी हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा इज़ जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है जब जब बच्चा पैदा हुआ है और 6-7 साल तक फुल डेवलपमेंट हो रही है। उस टाइम पे बच्चे ने जो देखा, सुना, हर एक नैनो सेकंड इज़ रिकॉर्डेड इन द ब्रेन। ओके। हर एक नैनो सेकंड, तो वो बच्चा एक तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है। जो मिलते जा रहा है एब्ज़ॉर्ब होते रहा है, जो मिलते जा रहा है वो एब्ज़ॉर्ब होते जा रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम अपना कनेक्शन बिठाएँ, अपने फैमिली वैल्यूज़, अपना घर का एनवायरनमेंट, हार्मनी वो दिखाएँ बच्चे को, तो बच्चा वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। चाहिए क्या होता है कि पेरेंट को अपना टाइम निकाल के बच्चे के साथ में कनेक्शन बिठाना। इस टाइम पे बच्चा आपसे गैजेट नहीं माँगेगा। उसके बाद में जब बच्चे को गैजेट देना शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल के बिग सिटीज़ में तो स्कूल में भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब टीचिंग में भी, एकेडमिक्स में भी यूज़ हो रहे हैं। हुँ। तो हमने बच्चे को ये मैसेज कन्वे करना होता है कि हम यूज़ कर रहे हैं विद अ पर्पस। हमारे पास उसका काम है। काम किया एंड बंद। क्योंकि आपके पास में आपने इतना अगर नॉन गैजेट टाइम निकाल दिया, तो आपको पता है कि आपके पैशन क्या, आपको क्या चीज़ करके खुशी मिलती है, क्या चीज़ आपका इंटरेस्ट है, किसमें आप घंटों बैठ सकते हो बिना गैजेट के भी। जब आपको इन चीज़ों का एक्सपोज़र है, तो आप इतना ज़्यादा उसके लिए माँगते भी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका ड्राइंग का शौक है। मम्मा ने न्यू ड्राइंग फाइल ला दिया, आज तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। आज मुझे म्यूज़िक क्लास में जाना है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो बच्चा इतना ज़्यादा नहीं माँगता। हाँ, टीनेज ऑनवर्ड जो है वो थोड़ा-सा और एक्सपोज़र हो जाता है, तो वहाँ पे पेरेंटिंग लॉक्स लगाना, ये सब कुछ करना और एजुकेट करना कि डिजिटल कैन बी फन बट इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। एक सिंगल गलत क्लिक हो गया कहीं पे और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, बच्चे के ऊपर आ जाती है बात, और क्या-क्या फ्रॉड्स एंड क्या-क्या स्कैम सब कुछ हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। तो ये चीज़ों की अवेयरनेस देनी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो वो फ़ेज़ेज़ में जैसे अगर आप डिजिटल एक्सपोज़र देते हैं, तो बच्चा समझदार होता है डिजिटल एक्सपोज़र के साथ में। तो और आजकल का कॉर्पोरेट लेवल भी जो ये है, हम कुछ पेरेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि बच्चे को गैजेट यूज़ करना ही नहीं आएगा, आजकल तो आगे जाके बुक्स हट जाएँगी, सब कुछ चैट जीपीटी और डिजिटल होने वाला है। लेकिन पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत ये है कि हमें बच्चा वो नहीं पैदा करना जो गैजेट यूज़ करना जानता है। हमको वो बच्चा पैदा करना है, या वो ब्रेन डेवलपमेंट करनी है, वो इवॉल्व करना है हमने बच्चा जो गैजेट को बना सकता है। श्योर। द एंड रिजल्ट है कि हम वी आर द लाइक इनोवेटर्स। यस। तो वो वाली डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कंज़्यूमर नहीं बनाना है, इनोवेटर बनाना है। हाँ, कि आपने वो डेवलप किया है, ना कि सिर्फ यूज़ करना है। मतलब आप देखिए कि एप्पल के भी जो हैं, तो वो अपने बच्चों को वो नहीं देते हैं गैजेट्स, तो ये सब चीज़ें हैं बिकॉज़ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यस। डिपेंडेंसी हो जाती है। हुँ। एक बच्चा अगर 6 साल का है और वो फ़ोन बहुत देखता है, एक दूसरा बच्चा सेम ऐज का है, वो फ़ोन बिल्कुल नहीं देखता है, तो दोनों के ब्रेन में क्या डिफ़रेंस होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी, एनालाइज़ कैपेबिलिटी, क्रिएटिव कैपेबिलिटी, सब चीज़ें उसकी जो नहीं यूज़ कर रहा है उसकी ज़्यादा डेवलप्ड है। वो प्रोफाउंड ब्रेन हो गया। बट उसने जो तो ची डिजिटल वाला है वो डिपेंडेंट ब्रेन हो गया कि उसको तो फटाफट ऐसे-ऐसे कर दो, फटाफट ऐसे-ऐसे कर दो करके वाली चीज़ है। बट जो बच्चा फ़ोन देख रहा है, उसने तो ज़्यादा नॉलेज कंज़्यूम की ना, क्योंकि उसने तो डिफरेंट फ़ील्ड की नॉलेज कंज़्यूम की, उसने अलग-अलग वीडियोज़ देखे, उसने स्पोर्ट्स के भी देखे, उसने
कार्टून्स भी देखे। एक बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं देखा, वो केवल अपने पेरेंट्स के साथ रहता है या बाहर खेलता है या जो बुक्स अपने पढ़ता है, खिलौने ड्राइंग करता है, म्यूजिक करता है, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसकी बहुत प्रोफाउंड हुई है। ओके। तो वो इन इन अ लॉन्गर रन इज अ मोर प्रोफाउंड ब्रेन देन द वन जिसको सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है, वो स्क्रॉल के पर स्क्रॉल करते जा रहा है, सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है। ओके। वो उसको उतर के ड्राइंग पे नहीं निकाल रहा या कुछ क्रिएटिव नहीं बन रहा या एनालाइज नहीं कर पा रहा, सिर्फ एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बच्चा ना उसका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि वो नींद में भी फ़ोन चला रहा है तो या या फिर वो उठते ही मांग रहे हैं, उठते ही फ़ोन माँग रहा है। ये बहुत केसेस है। ऐसे ऐसे केसेस में फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने एक टाइम तक ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर तो बच्चा आदी हो गया। अब जब तो बच्चा आदी हो गया है, तो फिर उससे डील उसके कैसे बाद में भी अगर बच्चा टीनेज से नीचे का है तो उसके बाद में भी पेरेंट को ही हेल्प करना है कि उसका ये एडिक्शन हटे। कैसे? पेरेंट्स को ही सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट से गैजेट हटाना है, अपना गैजेट हटाना है और इन्वॉल्वमेंट, कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। आप अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करो, बच्चे का हुँ, इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करो, घर पे रिसोर्सेज लेके आइए, मल्टीपल डिफरेंट मीडियाज़ के रिसोर्सेज लेके आइए, तो बच्चे का उसमें फोकस होता है। आप यूँ करके बच्चे का फोकस चेंज कर सकते हो अगर आप खुद बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो। अगर बच्चा 6 साल का ही बच्चा है हुँ, तो इसके पहले का टाइम अगर वो पहले से ही वो इतना गैजेट कर चुका है तो उसका ब्रेन इज लाइक कि और गैजेट चाहिए और गैजेट चाहिए, क्योंकि वो स्पॉन्ज है, वो मांग रहा है एनवायरनमेंट से वो चीज़। लेकिन एक ट्रांजिशन फेज लगेगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एफर्ट्स करना शुरू करोगे तो फिर वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप डिफरेंट तरीके से जो करोगे, हुँ, रीडिंग राइटिंग से, क्रिएटिविटी से, एनालाइजिंग से, उसका फैमिली वैल्यूज डेवलप करने के लिए, तो उसमें उसका एडिक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके। बच्चा अगर स्क्रीन माँगने के वजह से जब जब बच्चे ने पेरेंट्स से फ़ोन माँगा, पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं दिया, अब बच्चे के अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ एक ज्वेलसी भी आ जाती है, ज्वेलसी के अलावा मैं कहूँगा एक गुस्सा उसके अंदर डेवलप हो जाता है अपने पेरेंट्स के लिए। हाँ, बहुत नेचुरल है। बहुत नेचुरल है कि भाई मैंने कोई चीज़ माँगी और मुझे नहीं मिली। अब वो गुस्सा कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से नफ़रत करने लगता हाँ, तो उससे पहले ही पेरेंट को ही तो स्ट्रैटेजीज़ लर्न करने की ज़रूरत है। है। हुँ, तो जब मैं अगर पेरेंटिंग सेशंस लेती हूँ, तो हुँ, मेरे जो सेशंस हैं वो डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है कि जिसमें कि मैं दोनों पेरेंट्स को कोच करती हूँ। अच्छा। मुझे उनको हील करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो एक प्रोफाउंड पेरेंट बने। उसके बाद में मेरे को उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रैटेजीज़ बतानी पड़ती हैं, राइट स्ट्रैटेजीज़ टू रेज़ द चाइल्ड, कि बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी समझिए, उसके हिसाब से अपना चीज़ें को प्रोवाइड कीजिए, नहीं अपनी कन्वीनियंस से नहीं कीजिए। हुँ, आपने सुबह उठते ही बच्चे को फ़ोन दे दिया कि वो जल्दी-जल्दी स्कूल रेडी हो जाएगा उस चक्कर में, तो आपने अपनी कन्वीनियंस से दिया। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं दिया, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी। अब उसके बाद में बच्चे की आदत हो गई और अब आपने उससे फ़ोन खींचा तो वो डेफ़िनेटली कहेगा कि आप गंदे पेरेंट हो, और आपसे थोड़ा-सा जैसे आपने कहा कि नफ़रत भी करने लगेगा, कुछ करने लगेगा। वो वाली स्टेज आने से पहले ही उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ें प्रोवाइड करिए। तो ये चीज़ नहीं आएगी ना, सपोज़ अगर बच्चा खेल-कूद में भी अच्छा है, तो उसके हिसाब से उसकी क्लासेस ज्वाइन करा दी, तो बेटा फ़ोन रखो क्योंकि हमें फुटबॉल क्लास जाना है। राइट। तो बच्चा दिस नहीं दैट, तो अगर वो गैजेट हटाए तो फटाक से उसी सेकंड उसके इंटरेस्ट की चीज़ दे दी, तो वो नफ़रत कैसे होएगा? वो ये कैसे कह सकेगा कि आपने मुझे नहीं दिया, या आप मेरा ध्यान नहीं रखते, या आप मुझे प्यार नहीं करते। ये डायलॉग्स निकलते हैं बच्चों के आजकल बहुत जल्दी। बहुत अब निकलते हैं। तो उसको भी बोलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट की तो चीज़ दी। हुँ, वो बल्कि आपसे और कनेक्टेड हो गया, एंड फिर वो फुटबॉल क्लास में गया, फुटबॉल क्लास उसके साथ गए, उसके साथ इन्वॉल्व हो, उसके साथ उसके इंटरेस्ट की बातें कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो कैसा रहा, हाउ डिड यू फील, व्हाट हैव यू लर्नड, व्हाट डू यू थिंक दैट यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन, क्या सीख रहा है, कैसे इम्प्रूव करना है, और आप उससे उसी से रिलेटेड उससे बात कर रहे हो, तो आपने कनेक्शन बिठाया। तो बच्चा रीड कर रहा है कि पापा मम्मी मुझे समझते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे से कनेक्टेड है, मैं सब कुछ उनसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आई एम सिक्योर, आई एम सेफ। तो ये जब बच्चा सीखने लगेगा, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो बच्चा क्यों बोलेगा कि पापा मम्मी आप दुश्मन हो?
राइट, उसको आप इतने ऑप्शंस उसके सामने आप रख दो कि वो ऑटोमेटिक फ़ोन स्क्रीन छोड़ के उन ऑप्शंस में तो किसी पेरेंट पिक को कर ले। हाँ, दिमाग लगाना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। ये नहीं कि मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा म्यूजिक क्लास में जाए। अब बच्चा गैजेट खेल रहा है, बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको फोर्स कर रहे हो कि तुम म्यूजिक क्लास में जाओ, तुम म्यूजिक का टाइम आ गया है, तुम्हारे टीचर घर पे आ गए, तुम म्यूजिक सीखने जाओ। तो बच्चा तो यही कहेगा ना कि पापा मम्मी आप गंदे हो क्योंकि आपने गैजेट भी नहीं दिया और ऐसी जगह पे बिठा दिया जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है। चाहे उसको अभी पता नहीं होगा, छोटा भी बच्चा होगा तो उसको ये नहीं पता कि म्यूजिक मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है कि नहीं, लेकिन वो अंडरस्टैंड तो कर रहा है। ही इज इंटरप्रेटिंग द थिंग्स दैट वे कि मेरे मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा म्यूजिक में। राइट, आप अपने डिसीजंस उसके ऊपर मत थोपिए, हाँ, आप उसका इंटरेस्ट देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और उस फील्ड की तरफ आप उसको लेके जाएँगे, तो आई गेस वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म भी करेगा, इन्वॉल्व भी रहेगा, और ऑब्वियस सी बात है जब दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा तो उसका स्क्रीन टाइम भी कम होगा। एग्जैक्टली तो इसके लिए मेरे पास में असेसमेंट्स भी होते हैं। ओके। असेसमेंट टेस्ट वगैरह भी होते हैं, हुँ। डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, बायोमेट्रिक होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का डिटेल्स पता चलते हैं, बच्चे हुँ। का स्ट्रेंथ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न क्या है, बच्चे का पोटेंशियल कितना है, बच्चे का आईक्यू लेवल, क्वेश्चन सारे जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन लेवल्स क्या हैं। तो जब पेरेंट को ये सब चीज़ें पता है तो इसका मतलब जैसे उनके सामने कोई बुक खुली हुई है। नाउ दे नो कि बच्चे हाउ द बच्चा जो है कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, तो उसको वैसी चीज़ प्रोवाइड करने में पेरेंट के लिए भी सॉर्टेड है। हुँ। इट्स नहीं तो क्या होता है कि जितनी क्लासेस आसपास नज़र आती हैं सब में भर्ती करा देते हैं पेरेंट्स। और हो सकता है कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ऐसा है कि उसको शायद फुटबॉल पसंद ही नहीं आएगा, लेकिन आपने देखा कि सारे सोसाइटी के सारे बच्चे कर रहे हैं, मोहल्ले के सारे बच्चे कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, तुम भी कर लो। तो वहाँ पे बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगेगा कि मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। तो वो पेरेंट्स के लिए एक खुली किताब होना, एक असेसमेंट होना, एक गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ बिकम्स वेरी सॉर्टेड, फ़िल्टर आउट कर देते हैं ना, अननेसेसरी चीज़ें चाहिए ही नहीं। तो आपका टाइम भी सेव होता है, पैसे भी सेव होते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट एब्सोल्युटली राइट ऑन जैसे कहते हैं ना बुल्सआई। एग्ज़ैक्टली। क्या बच्चों को भी थेरेपी सेशंस अपने को देना चाहिए, कि या सिर्फ़ पेरेंट्स को ही थेरेपी सेशंस की ज़रूरत होती है? नहीं, ये केस टू केस मैटर करता है। कुछ बच्चों की का डैमेज बहुत हो चुका होता है, तो उनको अलग से काउंसलिंग समझिए या एक्सटर्नल थोड़ी-सी हेल्प की ज़रूरत होती है। और बच्चों का डैमेज इस तरीके से भी नज़र आता है कि जैसे थोड़ा-सा स्पीच डिले हो गया, कोई सी भी डेवलपमेंट डिले हो गई या ऑटिज़्म, एडीएचडीज़, हुँ। तो इस टाइम पे बच्चे को हेल्प की डेफ़िनेटली ज़रूरत है। लेकिन अगर नॉर्मल डेवलपमेंट इन सब के भी असेसमेंट होते हैं तो पता चलता है कि हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है तो पहले पेरेंट को ही हेल्प की ज़रूरत है। और मेरी अप्रोच थोड़ी-सी और डिफरेंट है। मैं क्या करती हूँ कि मैं बच्चे को नहीं पता चलना चाहिए या पेरेंट्स के थ्रू ये हिंट नहीं लगना चाहिए कि आप ठीक नहीं हो, आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और क्या होता है पेरेंट्स गलती जो करते हैं कि बच्चा सामने बैठा है और उसी के सामने बोलना शुरू कर देते हैं, ये तो बहुत एग्रेसिव है, ये तो बहुत मारता पीटता है, तो चीज़ें फेंकता है, ये तो पढ़ता नहीं है, स्कूल में आते ही लड़ाई होती है, ये है वो है। तो बच्चा तो अपने आप में विश्वास करने लगा कि मैं तो ऐसे ही हूँ। मैं ऐसा ही। और क्या विश्वास कर रहा है कि ये पेरेंट्स मेरी तारीफ नहीं करते, दे आर नॉट माइन। वो किसी के डिस्टेंस सामने मेरी बुराई करते हैं। डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है छोटे बच्चे से ही। लेकिन हाँ, जब हमें जब डेवलपमेंट का पता चल जाता है तो हम उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करें या चीज़ें दें तो वो उसमें बच्चे को हेल्प होती है। ओके। आज के बच्चों को जितना बाहर भेजना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि सारे बच्चे ना घर के अंदर ही घुसे हुए हैं, वहीं पे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जो भी गेम्स खेलना है उनको वहीं पे खेलना है, मोबाइल उनको वहीं चलाना है, लैपटॉप उनको वहीं चलाना है, और पेरेंट्स भी ना इस चीज़ पे बड़ा हैप्पी हैं। वो लोग भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे बाहर जाएँ, किसी गलत सोसाइटी में पढ़ें या गलत संगत में पढ़ें। तो अगर बच्चा घर पे बैठा हुआ है और एक बच्चा बाहर खेल रहा है, और लगभग-लगभग अगर उनकी एज 15 साल हो गई, तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में क्या असर आएगा? ब्रेन डेवलपमेंट में ऐसा कुछ जैसे केस टू केस होता है, स्टोरी टू स्टोरी डिफरेंट होती है, सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट होता है, तो वी कैन नॉट फिक्स पुट एवरीवन इनटू वन बॉक्स ओके। एंड वन साइज कैन नॉट फिट ऑल। तो सबका एक जैसा सोल्यूशन नहीं है। तो किन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ बच्चों को बाहर भेजना इज नॉट सेफ। यस।
जिनका घर से बाहर निकलते ही सड़क है, वो हम्म, कहीं भेज नहीं सकते। तो ऐसे एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट होता है। कईयों के कुछ अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ फैसिलिटी सारी है, तो वहाँ पे वो भेज सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या सही है करके, लेकिन डेफिनेटली बाहर घूमना भी और घर पे भी रह खेलना, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि आपका तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट है कि आप एक्सपोजर दो, हर एक चीज़ का एक्सपोजर दो। तो नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर उसका ऐसा एनवायरनमेंट में है जहाँ पे उसका घर से बाहर का फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो वहाँ पे पेरेंट्स को ही जाना है कि चलो नेचर वॉक के लिए चलेंगे। आज हमारी संडे पिकनिक है। संडे पिकनिक को एक एक खेल बना लिया, एक रिचुअल बना लिया, जिसमें सब लोग एक्साइटेड है कि इस संडे पिकनिक में हम लोग क्या करेंगे। तो कई बार है कि बाहर चले गए, नहीं तो कई बार घर में ही मनाओ ना। सो यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप बच्चे के साथ में बैठे हो, एंड यू एक पिकनिक के जैसे आप अपना सेटअप बना के आप उसमें बैठ के एंजॉय कर रहे हो। बच्चे को फ्री प्ले भी चाहिए होता है, बच्चे को स्ट्रक्चर्ड प्ले भी चाहिए होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कराए हैं, और कुछ टाइम एकेडमिक के लिए भी होना चाहिए, और कुछ टाइम फ्री प्ले बहुत ज़रूरी है। फ्री प्ले से बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करता है। जब बच्चा छोटा होता है वो स्कूल जाता है तो स्कूल से जैसे वो वापस आता है ना, वो अपने घर में सारी चीज़ें डिस्कस करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है ना, उसका डिस्कशन कम होता चला जाता है। एक डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाता है, वो अपने माँ से अपने पिता से इतनी बातें नहीं करता है। ये डिस्ट्रैक्शन क्या उसको स्कूल से मिलता है, या फिर एक टाइम के बाद ये गैप आ ही जाता है? नहीं, तो इसमें ये बच्चे की तरफ से आप स्टोरी समझ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये स्टोरी है पेरेंट की तरफ से। ओके, कैसे? क्योंकि बच्चा जब छोटा बच्चा है और आके सब कुछ डिस्कस कर रहा है, तो पेरेंट्स सुन रहे हैं, लेकिन जैसे अगर बच्चा बड़ा होते जा रहा है और पेरेंट्स प्रोब नहीं कर रहे या अवेलेबल नहीं है या उनकी प्रेजेंस नहीं उसको फील हो रही, तो वो किससे शेयर करेगा? तो वो कन्फाइड करना शुरू कर देता है। और टीनेज ऑनवर्ड उनके अपने भी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट हो जाती है। उनका ब्रेन डेवलपमेंट इतने हो जाता है, इवॉल्व कर लेता है कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जा रही है। तो वो थोड़ा-थोड़ा सा उनको उनके प्राइवेसी ज़रूरी है, उनका अपना मी टाइम ज़रूरी है, उसमें उनकी डेवलपमेंट हो रही है। बट येस, उसको ये पता है कि मैं आवाज़ दूँगी तो मेरे पेरेंट्स साथ में खड़े हैं, एंड दे विल प्रोटेक्ट मी, दे आर लाइक मेरे को कनेक्टेड हैं उनके साथ में। तो अगर बच्चा आपसे शेयर नहीं कर रहा, तो थोड़ा-सा पहले तो अपने आप को भी पेरेंट को देखने की ज़रूरत है कि हमसे क्यों नहीं कर रहा? क्या हम अवेलेबल नहीं हैं? क्या हमने वो कंफर्ट ज़ोन नहीं दिया? क्या हमने वो सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं दिया? और क्या होता है ना, पेरेंट्स जनरली जजमेंटल हो जाते हैं। तो बच्चा जब आके कुछ शेयर कर रहा है और पेरेंट अपने ओपिनियंस बताना शुरू कर दिया, अपने अपनी तरीके से जजमेंट्स देना शुरू कर दिया कि तुमने गलत किया या तुम्हारे दोस्त ने गलत किया। तो जब ये जजमेंट्स कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तब भी बच्चा ड्रिफ्ट होने लग जाता है। अच्छा। तो ये जजमेंट्स ना हो, तो धीरे-धीरे जैसे आप पेरेंट हो, उसके बाद में आप दोस्त बन रहे हो, उसके बाद में आप एकदम ही मतलब बड़ी जैसे ही हो, उसके बाद में तो बच्चा खुद अपने आप खुद इवॉल्व करेगा, और इवेंचुअली वो एक आएगी, एज आएगी जिसमें आप फिर बच्चे बन गए हो। वो आपके पेरेंट्स बन गए हैं। यस, 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 यस। तो ऐसे इवॉल्व करना पड़ता है दोनों टीम को, हुँ, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। राइट। बच्चे कुछ भी उनको चाहिए होता है ना, तो वो प्लान करते हैं कि ये मुझे कैसे मिलेगा। और इस ऐसे केसेस में कई बार बच्चे ना झूठ बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि उनको तो कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। तो अगर आपके बच्चे में झूठ बोलने की आदत आ रही है, तो आपको फिर उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? झूठ बोलने की आदत आ रही है, अगेन द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, उनकी वजह से हो रहा है कि आपने वो कंफर्ट जोन नहीं दिया कि बच्चा कुछ भी शेयर करे। यानी कि अगर बच्चे ने कुछ सच बोला तो आपने बच्चे ऐसा से जजमेंट कर दिया या उसको क्रिटिसाइज कर दिया, तो अगली बार अगर बच्चे ने सपोज एक ग्लास तोड़ा है और हुँ, आपने हंगामा कर दिया और हुँ, उसको लग भी गया 2-3 थप्पड़ या कुछ भी, हुँ, जो थोड़ा-सा इंडियन एनवायरनमेंट में हो भी जाता है, हुँ। तो वो अगली बार ग्लास गिरने के टाइम पे हिचकिचाएगा। अगली बार भी ऐसे हो गया तो तीसरी बार तो उठा के साइड कर देगा, बताएगा नहीं। ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, गलतियाँ तो बहुत सारी टाइप की हो जाती हैं, तो बच्चा धीरे-धीरे इसी पैटर्न में आ जाता है। तो यहाँ पे तो पेरेंट को ही शुरू से वो डेवलप करने की ज़रूरत है ना कि बच्चा हमसे कुछ भी शेयर कर सकता है। अच्छा। तो तुम ये आपके पास में वो फ्रीडम है, वो कन्वीनियंस है, वो कनेक्शन है कि आप हमसे कुछ भी शेयर करो, हम आपके साथ में हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ-साथ में हम लर्निंग्स पिक करेंगे। तो हुँ, हमको बच्चे को ये बताने की ज़रूरत है कि हम गलती से लर्निंग पिक करते हैं। लर्निंग अगर हमने गलती छुपा दी तो हमारी लर्निंग कम हो गई। ओके। तो वो इंड्यूस करने की ज़रूरत है, वो कनेक्शन से ही होगा कि हम हाथ पकड़ के बैठे हैं, बच्चा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना।
बट अगर बच्चा बार बार सेम गलती कर रहा है, वो आपको आगे बता रहा है, तो ये भी तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप उसको डांटोगे भी, आप उसको मारोगे भी। नहीं, अगर जैसे एक ही चीज़ कर रहा है और वो गलत होती जा रही है, तो हमने बच्चे को ये भी तो बताना है कि बेटा आप एक ही सलीके से कर रहे हो, एक ही तरीके से कर रहे हो जिससे कि चीज़ गलत होती जा रही है, तो प्रॉब्ली वी नीड टू चेंज आवर वे टू डू द थिंग्स। तो शायद आपसे वो गलती नहीं होएगी। चलो हम मिलके ट्राई करते हैं। अच्छा इस तरीके से भी ट्राई करके देखते हैं। और ये अच्छा ऐसे भी होता है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ना मेरे हिसाब से ऐसा करने से और अच्छा होगा। तो आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, उसको ज्ञान नहीं बाँट रहे हो। तो वो आपने ज्ञान बाँटा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना अंडर द कारपेट अंडर द टेबल, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड है कि ऐसे नहीं ऐसे भी करके देख लेते, फिर गलती नहीं होएगी। हम ग्लास पकड़ के चल रहे हैं और ग्लास गिरता है बेटा हमसे हर टाइम, तो हम कोशिश करते हैं ना कि हम बैठ के पीते हैं, देखो मम्मा भी बैठ के पी रही है। तो आप ऐसे करके देखते हैं। अच्छा हम ऐसे करते हैं कि हम पहले कहीं पे पहुँच जाते हैं, फिर आप मेरे से पानी माँगो, मैं आपको लाके दे देती हूँ। तो आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, डिफरेंट वेज टू डू द सेम थिंग हम्म, आपका, बट आप उसमें फिर आप इवॉल्व कर रहे हो, आप गलती नहीं कर रहे हो, रिपीटेड नहीं होंगी फिर, और रिपीटेड नहीं होंगी तो फिर बच्चा वो क्रिटिसाइज नहीं होगा और छुपाएगा नहीं तो एंटी नहीं होएगा। पेरेंट्स के नज़रिए से एक अच्छा पेरेंट्स बनना अपनी ज़िंदगी बच्चों के ऊपर कुर्बान करना है। नहीं, बैलेंस करना, अपने आप को नहीं खोना होता, हम्म, अपने आप को नहीं खोना। अगर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे और बच्चे के ऊपर टोटल फोकस कर रहे हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी दबा के कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं बच्चे की परवरिश पे नज़र आएगा जैसे और कहीं न कहीं पे आउटबर्स्ट होगा। इंडियन मदर्स तो मोस्टली ऐसा करती हैं कि उनकी पूरी लाइफ बच्चों के अराउंड ही फिर घूमती है बच्चा होने के बाद। नहीं, तो कुछ मदर्स ऐसी हैं मेरे पास में जो उन्होंने सोचा हुआ है कि मैंने कॉर्पोरेट से ब्रेक लिया है, मैं 10 साल के बाद मैं जॉब करूँगी हम्म, या मैं अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, या मैं उन्होंने कुछ मेरे पास में ऐसी हैं, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ऐसा बिज़नेस कर रही हैं जो फ्लेक्सिबल है, ओके। जो ऑनलाइन है या जो अपने मतलब हिसाब से कर सकते हैं, जिसमें बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो ऐसी वाली मदर्स भी हैं। हम्म, कुछ इंडियन मदर्स हैं जो उनके उनका थॉट प्रोसेस ही यही है कि हमने फोकस तरीके से बच्चे को पालना है, तो वो गिल्ट में नहीं है, वो ओके। कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं है। तो अब ये मदर के लिए वही वाली बात है कि पहले पेरेंट्स को ही मैं जब कोच करती हूँ तो उसमें ये चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। तो उनको फिर वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे वर्क लाइफ बैलेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेरेंटिंग के अंदर कि हाउ डू यू डू द वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस को सब लोग कंफ्यूज कर देते हैं और मेरे पास में कितने लोग आते हैं, थोड़े से सीनियर लोग भी आते हैं कि मैम ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये होता होता कुछ नहीं है। तो उन्होंने इस वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक से समझा नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि यू डिवाइड द टाइम इक्वली। ओके। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है हार्मनी, सिमिट्री नहीं है, हार्मनी। हार्मनी कैसे डेवलप होती है? दैट यू हैव योर क्लैरिटी ओवर द प्रायोरिटीज एंड बाउंड्रीज। आपको अपनी प्रायोरिटीज एंड बाउंड्री के ऊपर प्रॉपर उसकी क्लैरिटी है। उस क्लैरिटी के ऊपर में जब आप डे प्लान कर रहे हो, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो इंटेंशंस क्या है और आपका एनर्जी लेवल क्या है और आपके पास कितने घंटे हैं। उसको हम जब इक्वली उसको हम स्प्रेड आउट करते हैं अपने कामों प्रायोरिटीज के ऊपर, तो उसको कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें वर्किंग मॉम्स हैं, देन दे आर सेटिस्फाइड, क्योंकि हाउ मच टाइम यू आर प्रेजेंट विद द चाइल्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ मच यू आर एक्चुअली प्रेजेंट विद द चाइल्ड। मतलब आप बच्चे के साथ फुली इन्वॉल्व हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। वो हफ्ते मतलब दिन का आधा घंटा भी है, लेकिन आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो उसने सारा जितना आपने ऑफिस में काम किया है वो भरपूर हो जाता है उससे। तो वो बैलेंस इज वर्क लाइफ बैलेंस इज दिस, तो उसमें फिर गिल्ट नहीं आता, क्योंकि यू आर वर्किंग, आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज अपनी बाउंड्रीज को भी रख रहे हो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर इंटेंशंस एज अ पेरेंट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एनर्जी लेवल्स, सबके अलग होते हैं। तो ये बहुत हम जब करते हैं तो ये जो टूल्स होते हैं, इसलिए हमें को इंडिविजुअली कराना पड़ता है कि आप जो मेरे हिसाब से प्रायोरिटीज हैं वो आपकी नहीं है, तो राइट। आपको अपने हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस की उसको हार्मनी में लेके आना है, बैलेंस में लेके आना है। राइट। बच्चों को अपने को किस एज में स्कूल भेजना चाहिए?
देखो मेरे हिसाब से तो एज़ इट इज़ पूरा स्कूल जो है हमारा 12th ग्रेड तक का बहुत एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 साल तक जिसमें कि बच्चा एब्ज़ॉर्प्शन स्टेट में है एज़ अ स्पॉन्ज, तो उस टाइम पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स होनी चाहिए। नॉट एज़ एन एकेडमिक्स, लिख-लिख के पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं, एकेडमिक्स नहीं, टेस्ट नहीं हो और उनको असेसमेंट टाइप की चीज़ नहीं हो, बट उनको एक्सपोज़र्स दिया जा रहा है, उनको एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं। वो एक्सपीरियंसेस एकेडमिक से 100 टाइम्स बेटर है और बाकी चीज़ें हम कभी आगे जाके सीख लेते हैं, लेकिन ये वाली जो लर्निंग है ना एक्सपीरियंशियल, तो ये अगर आप अ, स्कूल में भेज रहे हैं तो एक पीयर स्कूल, अगर आपने 3 साल 4 साल में भी भेजा तो एक प्ले वे में भेजा, आपने जो प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें भेजा, या जो प्री नर्सरी टाइप के होते हैं, लेकिन होना प्ले वे में ही चाहिए, एक्सपीरियंशियल ही चाहिए कि ओके। खेल-खेल में आपने बहुत एक्सपोज़र बच्चे को दे दिया। बट आज की बच्चा बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीखता है। हुँ। और जो पेरेंट्स 2 साल की उम्र में अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर रहे हैं, तो क्या उसके ब्रेन डेवलपमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? डिपेंड करता है ना कि स्कूल कौन-सा है, लेकिन हाँ, अगर वो एकेडमिक वाला स्कूल है कि एबीसीडी शुरू कर दी, 1 2 3 कर दी, तो येस डेफिनिटली आप प्रेशर डाल रहे हो ब्रेन का। ब्रेन का प्रोसेसर इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। राइट, क्योंकि मेरे टाइम पे तो 4 साल के पहले तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं होता था, स्कूल वाले ही एडमिशन नहीं लेते थे। हाँ, लेकिन लेकिन आज की डेट में चूँकि लाइफ़ इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो और होड़ मची है, रेस लगी है, भाग-दौड़ इतनी लगी हुई है कि पेरेंट्स ना 2 साल की एज में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि जैसे 8 साल में आईएएस बन जाएगा। नहीं, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ब्रेन तो अपने ही स्पीड में जैसे डेवलप हो रहा है, और अगर जैसे मैं असेसमेंट करती हूँ तो पता भी चलता है कि ब्रेन डेवलपमेंट कैसी है। हुँ। और अगर आप उसको भेड़-चाल में डाल दोगे कि सब कर रहे हैं तो तुम भी करो, या सब कर रहे हैं तो उससे पहले तुम कर लो ताकि तुम पहले बन जाओ, तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है, बच्चा टू बच्चा डिफरेंट होता है। तो लेकिन डेफ़िनेटली बच्चा पीयर ग्रुप में सीखता है, स्कूल जाके पीयर ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि आप उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही करो, तो उसको एनवायरनमेंट वैसा दो कि पीयर से भी सीख रहा है, प्लेवे से भी सीख रहा है, सारे टाइप के एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस से सीख रहा है। वो डेवलपमेंट ब्रेन की बेस्ट है। 5 साल के बच्चे को थप्पड़ मारना, उसको कुछ चीज़ सिखाना है या फिर चाइल्ड अब्यूज़ है? चाइल्ड अब्यूज़ है। चाइल्ड अब्यूज़। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। क्योंकि थप्पड़ मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। थप्पड़ तो तब आप मार रहे हो जब आपकी पेशेंस लूज़ हो रही है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। बच्चे को क्यों मार रहे हो? आपने वो सलीका नहीं सीखा कि बच्चे को जो कराना चाहते हो आप कैसे पोलाइटली करा सकते हो, एनकरेज करके करा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि अपने आप खुद करे। आपने तो अपना पेशेंस लूज़ किया ना, 3 बार बोला नहीं माना, लगा वो एक मानेगा। तो आपने तो अपना पेशेंस लूज़ किया और आपने उसको उस वही चीज़ सिखा दी कि आगे दुनिया में बेटा कोई जना नहीं मानेगा तो उसको लगाओ, बी एग्रेसिव। आपने तो ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं किया। आपने जो फैमिली वैल्यू डाली वो यही कि इस तरीके से काम होते हैं। लेकिन बड़े होके जो बच्चे बिगड़ जाते हैं या 22 साल का बच्चा, 24 साल का लड़का या लड़की जब कुछ गलत काम करते हैं तो समाज उनसे क्या बोलता है कि आपके पेरेंट्स ने अगर बचपन में मार लगाई होती ना, तो आज आप इतने बिगड़े नहीं होते। ये तो थोड़ा-सा ये हमारे एनवायरनमेंट में ये स्टेटमेंट मैं सुनती हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बिना मार के भी तो काम होते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। पेरेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट द मैसेज। आपने आपका मैसेज है कि ये काम होना चाहिए, तो क्यों थप्पड़ से ही बोल रहे हो? अलग तरीके भी तो हैं उससे वो काम करवाने के। लेकिन लेकिन अ, अगर अगर वो कनेक्शन आपका बैठ गया, हुँ, तो वो आप चाहे बच्चा बड़ा भी है, तो वो अगर कनेक्शन बैठा हुआ है, तो वो आपकी तब भी सुनेगा। बिगड़ा तो तब ना कि जब एनवायरनमेंट से कुछ हुआ, तो बिगड़ा अगर आप ये लेके चलें कि एडिक्शंस हैं, आजकल सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत है। किसी भी नॉट ओनली सब्सटेंस अब्यूज़, बहुत सारी टाइप की बच्चों को एक्सपोज़र है और बहुत छोटी एज से है और बच्चे उसमें आ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी टाइप का एडिक्शन है, वो मेजरली 2 रीज़न से होता है। एक होता है प्लेज़रिज़्म, एक होता है एस्केपिज़्म। या तो बच्चे को वो एक्सपोज़र मिला, बच्चे को प्लेज़र मिला तो बच्चे को चस्का लग गया, या तो वो एस्केपिज़्म। तो मेरे पास में कुछ एडिक्शन के केसेज़ ऐसे हैं, जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता था। पेरेंट्स के बीच में हार्मनी नहीं थी, घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक था। तो ऐसा केस था जिसमें मैं आपको एक केस अगर बताऊँ,
तो अगर पेरेंट्स की आपस में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मार-धाड़ हो रही है, उस चक्कर में बच्चे भी बीच में आते हैं तो उनकी भी लग जाती है। तो हम ना बीच में पिटें या टाइप से करके तो वो बच्चा बाथरूम में बंद होता था। ओके। बाथरूम में बंद होता था तो फ़ोन का एक्सपोज़र ज़्यादा था, वहाँ तो कोई मना नहीं करेगा तो फ़ोन लेके चला गया। फ़ोन में कुछ एक्सप्लोर कर रहा है तो उसमें एडल्ट कंटेंट आ गया। छोटा बच्चा है, एडल्ट कंटेंट आ गया। अब वो क्यूरियस है, उसने एक्सप्लोर किया, अब उसको उसकी एडिक्शन हो गई। तो ये एस्केपिज़्म से हुआ कि उसने एक सिनेरियो को एस्केप किया और उसमें फँस गया। एग्रेशन से कुछ बच्चे मेरे पास में ऐसे हैं जो घर से भागते हैं, तो वो भी भागते हैं कि मैं यहाँ नहीं मैं नहीं सँभाल सकता ये। दिस इज़ गेटिंग टू मच, मैं नहीं कर सकता, तो वो घर से भागते हैं। तो घर से भागते हैं तो कुछ ना कुछ गलत करते हैं या कुछ होता है, तो उनका भी तो यही है कि एस्केप कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे ठीक कर दो तो बच्चा ना तो एस्केपिज़्म में फँसेगा, ना उसको प्लेज़र में, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट इतना वाइज़ हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा कि ये गलत होता है, इससे कैसे बच के निकलते हैं। तो ये पेरेंट्स का ही इसमें रोल ज़्यादा है, तो पेरेंटिंग इज़ द मेन थिंग। जितनी जल्दी पेरेंट्स अपने आप को पेरेंटिंग में एजुकेट कर लें, उतना अच्छा उनका बच्चे का डेवलपमेंट है, और उतना अच्छा वो एक इंसान बना रहे हो। और पेरेंट्स को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अभी जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि पेरेंट्स को एक तो कंट्रोलिंग नहीं होना है, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना है, लेकिन कुछ पेरेंट्स की आदत नहीं होती है बच्चों से इतना कनेक्ट करने की। वही तो करेक्ट होना है। वो करेक्ट नहीं हो रहा है और बच्चे भी इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स से। रीज़न इसका एक और है, क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट लाइफ़ है। हुँ, कॉर्पोरेट लाइफ़ में फादर जॉब कर रहे हैं, मदर जॉब कर रहे हैं, बच्चा कौन पाल रहा है? नैनी पाल रही है। तो जब आपका बच्चा आपकी मेड पाल रही है, तो बच्चा आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? क्योंकि बच्चे के अंदर तो आपके संस्कार नहीं आएँगे ना, संस्कार तो मेड के आएँगे। नहीं, तो एक तो मेड के लिए भी विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप ओके। ऐसे ही किसी को नहीं आप बच्चा थमा सकते, आपको बहुत केयरफुल होना है कि क्या है, बच्चा मिसयूज़ ना हो रहा हो। हुँ, तो मेड्स के साथ में भी ये तो घर में कोई और बड़ा मेंबर सुपरवाइज़र है या फिर कोई ऐसा डे केयर है जो अच्छा आपका रेपुटेशन वाला है, तो अगर बहुत पेरेंट्स की ज़रूरत ही है, हुँ, तो इस टाइप के रिसोर्सेज़ या हेल्प आप ले सकते हो। लेकिन पेरेंट वही वाली बात है कि आप जितना भी टाइम अफ़ोर्ड करते हो, हुँ। बच्चा इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम, और जब आप आते हो, उससे कनेक्ट करते हो, तो वो रिप्लेनिश हो जाता है। आपके फैमिली वैल्यूज़ उसी में ही है कि वो बच्चा रोज़ सुबह देख रहा है कि सुबह उठने के टाइम पे पापा-मम्मी हार्मनी से एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, घर के काम निपटा रहे हैं, उनको ऑफ़िस जाना है। ऑफ़िस जाना ज़रूरी है, ये बच्चे को इनकलकेट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने ये करना है, हमने पैसे कमाने हैं, या मतलब नॉट मॉनेटरी सेंस में नहीं, लेकिन बच्चे की लैंग्वेज में बच्चा जिस लेवल का है, जिस एज का है, उसके हिसाब से उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चा सीख रहा है आपसे बहुत कुछ, टाइम मैनेजमेंट सीख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करना सीख रहा है, हार्मनी सीख रहा है, बैलेंसिंग आउट द थिंग्स सीख रहा है। तो एक वर्किंग पेरेंट से भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा निग्लेक्टेड है, कि हम वापस आते हैं मम्मा-पापा, फिर वो पूरे टाइम मेरे साथ में रहते हैं, फिर हम खाना इकट्ठे बनाते हैं, हम इकट्ठा खाते हैं, फिर हम गेम खेलते हैं, फिर हम इकट्ठे टीवी टाइम करते हैं, फिर हम वॉक पे जाते हैं। तो ये रिचुअल्स अगर आप इतना कर दो तो देन बच्चे के अंदर वैल्यूज़ आप डाल रहे हो। बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, हुँ। बट येस यू हैव टू मेक श्योर कि जितने टाइम आप बाहर हो बच्चा सेफ है, सेफ हैंड्स में है। अब आपके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं, तो पहले तो आप इसको करो। पहला आप बच्चे को सेफ करो, उसका प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि आप उसको हैंड ओवर किसी को दे के जा रहे हो, उसके बाद में ही आप जॉब जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द चाइल्ड। आप इस दुनिया में लेके आए हैं उसको। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देखनी पड़ेगी, बाकी फिर सारे काम बाद में। लेकिन बहुत केसेज़ में इवन इन माय सोसाइटी मैंने देखा है कि जो बच्चे नैनी जिनको पाल रही है ना, इवन जब उनकी मदर उनको बाहर खिलाने के लिए भी लेके आ रही है ना पार्क में, तो उनकी नैनी साथ में आ रही हैं। जब बच्चा रोता है तो वो माँ की गोद में चुप नहीं होता है, वो चुप होता है नैनी की गोद में। नहीं, तो टीम के जैसे काम करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मम्मा से कनेक्टेड नहीं है। उसको वो एक हैबिट पड़ गई है, या उसको एक वो कंफर्ट ज़ोन नज़र आ रहा है। मॉम ने वो कंफर्ट ज़ोन दिया नहीं होगा, हुँ। दे नहीं पाई होंगी। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा। ये एक आपके फैमिली की एक केमिस्ट्री बनी हुई है कि इस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है।
ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने नैनी जैसे संभाल के रखी हुई है कि जो बच्चे के साथ कनेक्टेड है, बच्चे को प्यार से रखती है, तो नेचुरल है ना कि बच्चा अगर रोया या कुछ है, तो वो नैनी के पास भी जाएगा, मम्मा के पास भी जाएगा। मम्मा और कम्फर्ट देती है या कुछ करती है, तो वो मम्मा के पास भागेगा। बट इश्यूज वहाँ क्रिएट होते हैं ना कि नैनी तो आपके पास, मतलब आप चूंकि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपनी नैनी से कनेक्टेड हो। अब नैनी तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, 3 साल 4 साल। उसके बाद जब वो चली जाती है, जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, तो उसके बाद जब उसको नैनी नहीं मिलती है, तो वो इरिटेटेड फील करता है, वो नेचुरल है। गुस्सैल बनता है। नेचुरल है, तो उसका आपने वो एक तरीके से आपका एक वो वैक्यूम बन गया कि वहाँ पे पहले बच्चा सुपरवाइज था, उसकी उसका भी ब्रेन का पैटर्न बन गया कि मैं घर पे जाऊँगा तो दीदी होएगी, आंटी होएंगी, वो मुझे खाना देंगे, उनके साथ बैठ के खाना खाऊँगा, या वो इतनी अच्छी हैं कि साथ में खेलती हैं, थोड़ी देर साथ में सोती हैं। तो अगर इस टाइप से उनका केमिस्ट्री बना हुआ है, और वो कोई भी जनाब इसमें बच्चे को नहीं बताना कि वो मेड दीदी है। उसको तो लगता है फैमिली मेंबर है, उसके राइट। लिए सब कुछ है। अगर वो कहीं छुट्टी पे चले जाएँगे तो ऑब्वियसली बच्चा थोड़ा-सा मिस करेगा। लेकिन हाँ, ये वैक्यूम जैसे ही क्रिएट हुआ तो पेरेंट को इसके साथ-साथ में वो वैक्यूम को भरने का भी तो काम करना है, और अपना एफर्ट्स ज़्यादा मारने हैं। उसको अगर पहले से ही पता है तो उसको पहले से प्रिपेयर करना है, तो वो एकदम से जर्क के जैसे उसको न्यूज़ ना मिले कि आज से मेड नहीं है या दीदी नहीं है आज। धीरे धीरे धीरे। धीरे-धीरे स्मूथ प्रोसेस में किया जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है कि आप उसको समझ में आता है कि चलो ठीक है दीदी है, और दीदी हफ्ते में जाने वाली है, देन हम ऐसे करके खेलेंगे, मम्मा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी या ये वो करके आप उसको प्रिपेयर कर दो। ठीक है। तो आपका कनेक्शन तो बना हुआ है। आप पेरेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। कोई भी दीदी या कोई भी जना रिप्लेस नहीं कर पाएगी पेरेंट्स को। राइट। तो वो आप कनेक्शन बना के रखो, तो बच्चा हमेशा आपको चाहेगा कि आप साथ रहो। अगर आपने कनेक्शन ही नहीं बनाया, तो ये मत बोलो कि मेरा बच्चा मेड के पास भागता है। गॉट इट। एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे इंडियन समाज का, सेक्स एजुकेशन, हाँ जी, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है घर से होनी चाहिए। कि बिल्कुल, आप घर पे एजुकेट नहीं करोगे तो बच्चा बाहर से एजुकेशन लेगा। बाहर से वो सही ले रहा है या गलत ले रहा है, ये आपको नहीं पता है। राइट। तो किस एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए? ये शुरू से ही दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल का ये भी आप देख रहे हो बहुत केसेज़ आ रहे हैं, मेरे पास में भी कुछ केसेज़ हैं जिसमें कि बच्चे बहुत छोटे हैं और हुँ। सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। कितने छोटे बच्चे? 5 साल का, उससे भी छोटों का होता है, और पेरेंट्स को पता नहीं चलता। सिबलिंग्स का आपस में अब्यूज़ हो रहा होता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आजकल, अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम शुरू से ही अपने एनवायरनमेंट में इस टॉपिक को खुला डिस्कस करने वाले बने। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे सेक्स एजुकेशन की पेरेंट्स अपने घर पे? आपस में जैसे बात करते हैं और फिर बच्चे को भी जब इंक्लूड करते हैं, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तो गुड टच, बैड टच सबसे पहली चीज़ है। हुँ। कौन अपना है, कौन पराया, ये बताना ज़रूरी है। किसके साथ में कितनी, मतलब जैसे क्योंकि कुछ ऐसे भी सेक्सुअल अब्यूज़ हुए हैं जिसमें कि अपने ही फैमिली मेंबर्स हैं। मैक्सिमम केसेस में बच्चों में फैमिली मेंबर्स ही होते हैं और बाहर ऐसे, वाले भी होते हैं लेकिन बट अपने एक वाले भी बहुत कम होने के परसेंटेज। चांसेस हैं। तो बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है, बेटा गोदी सिर्फ़ मम्मा-पापा के आनी है। कभी भी हम अकेले रूम में नहीं बैठेंगे, हम जब कहीं बाहर जाते हैं, तो हम हमेशा मम्मा-पापा के साथ रहते हैं। मैं हूँ ना आपके साथ, आप मेरे साथ रहो। हम दोनों साथ में रहेंगे, वी आर बडीज़। तो ये हम धीरे-धीरे इनको बता रहे हैं। फिर ये ऐसे कोई नहीं कर सकता। आप सबको मना कर देना कि नहीं, नोबडी विल टच योर चीक्स। तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर रहे हो, तो गुड टच, बैड टच से कर रहे हो। फिर उसके बाद में बॉडी का स्ट्रक्चर जब बच्चे को समझ में आने लगता है, तो बच्चे का स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बताने लगते हैं कि ये हमारा प्राइवेट है। हम ये किसी को नहीं दिखाएँगे या हम किसी को नहीं टच करने देंगे, तो ये बताना ही पड़ता है। यहाँ से छोटे बच्चे से ही बताने की ज़रूरत है, जो एजुकेशनल टाइप की चीज़ें, जो एकेडमिक्स है, वो तो हो ही रही है आजकल, बहुत जल्दी स्कूल्स में भी स्टार्ट हो रही है। उससे पहले से ही ये एक फ़ील, एक टच, एक कॉशियस बच्चे को करना सटल तरीके से, एक बाउंड्रीज़ कहाँ क्रिएट करनी है, वो बताना, वहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। के एक सबसे बड़ा इशू जो आज के पेरेंट्स का है, मुझे लगता है इवन मैं भी उस चीज़ से सफ़र करता हूँ कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। जो आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सिर्फ़ चिप्स,
नमकीन, बाहर की चीज़ें ये पसंद है, घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप अपने बच्चों में घर का खाना खिलाने की आदत कैसे डाल सकते हैं? आपका भी केस ऐसा है? यस, सेम केस। तो मैं आप ही से शुरू करती हूँ। यस। ठीक है, हाँ, तो मुझे बताइए बच्चों को एक्सपोज़र किसने दिया ये चिप्स नमकीन का? मैंने दिया। फिर? बट मैं आप वही वाली बात है ना, देखो जैसे हाँ, डिजिटल है, हाँ, सारा सोशल मीडिया लगा लो या बच्चों का यूट्यूब लगा लो, कुछ लगा लो, तो वो बनाया ही आईटी कंपनी जो बना रही है ये चीज़ें, ये बनाई ऐसे रही है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, यूज़ करें, व्यू करें, हुँ, है ना? उसी से उनकी इनकम होनी है, तो उसका बनाया ही उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। और यही जो चिप्स हैं, ये नमकीन है, इनको इसीलिए ही फ्लेवरफुल बनाया जाता है कि इसका आप इसको रोक ना पाओ। अब वो बच्चे को भी वैसे ही चीज़ है, अब उसको पसंद आ गया, आप घर में सादी रोटी खिला रहे हो, लेकिन आप उसको आपने एक्सपोज़र दे दिया कि ठीक है तुम जब रोते हो हम तुमको चिप्स देते हैं। अगर आपने उसका वो पैटर्न बैठा लिया तो फिर वो तो माँगेगा ना चिप्स। फिर वो अब चिप पेट तो उसका इतना है, भूख तो उसकी इतनी है, अब वो भर गया और अब आप कह रहे हो दाल रोटी खाओ, तो नहीं खाएगा। तो यहाँ पे आपको ही अपने आप को करेक्ट होना है कि आज से हमारे घर में कोई नहीं खा रहा। इट्स नॉट अवेलेबल इन द हाउस। एंड उसके बाद में जब हम लोग खाएँगे सो हमने उसको फ्रेम कर दिया कि हमारा फ्राइडे इज़ अ पार्टी डे ओके। एंड हम उसमें विल गो टू मैकडॉनल्ड एंड विल पिक द बेस्ट वन आउट ऑफ इट। या ऐसे करके हम उनको सिलेक्टिव न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या होता है, आप शुरू से बच्चों को बताना शुरू कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हो चिप्स को। कोल्ड ड्रिंक बच्चे बहुत लेने लगे जो कि बहुत गलत है उनके लिए वो। तो ये सारी इन चीज़ों से भी ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर होती है। अच्छा, इन चीज़ों से अगर बच्चा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहा है तो उसके कोल्ड ड्रिंक ब्रेन पे ऑफ इफ़ेक्ट कोर्स पड़ता है। हेल्थ पे पड़ता है, ब्रेन पे डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। और वो एक केमिस्ट्री भी, घर का माहौल भी ख़राब होता है कि हमने मना किया तुम फिर खा रहे हो या फिर हम खुद ही दे रहे हैं। तो आपको पहले करेक्ट होने की ज़रूरत है कि एक्सपोज़र किसने दिया। इसका रीज़न ये है ना कि जब बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, तो फिर ये लगता है कि चलो पेट में कुछ तो जाए उसके। नहीं, उसके अपन घर पे ही कुक करके उसी के स्वाद के हिसाब से कुछ बनाया जाए। सारी चीज़ें बन सकती हैं घर पे जो मार्केट में मिल रही हैं, फ़ास्ट फ़ूड सेंटर्स पे मिल रही हैं। तो मैं बहुत केयरफुल पेरेंट या मतलब मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, दोनों एडल्ट्स हैं। या लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत ही डिवोटेड एंड डेडिकेटेड पेरेंट थी और बहुत केयरफुल थी। तो मैंने भी बच्चों को वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डाली हुई थी। हुँ, तो मेरे बच्चे भी बाहर का खाना नहीं खाते थे और प्रेफ़रेंस में नहीं खाते थे कि अगर सामने बर्गर रखा है और यहाँ पे पालक पनीर रोटी रखी है तो दे विल पिक पालक पनीर रोटी देन द बर्गर। तो वो वाली चीज़ थी। तो अगर बच्चे स्कूल में गए थे तो वहाँ से मुझे स्कूल इंचार्ज का फ़ोन आता था, मैम रियली आपका बच्चे के लिए हमें जो टीचर्स का जो खाना होता है, जो बनता है उसमें से खाना ला के देना पड़ता है। अगर बर्गर बना हुआ है या चाउमीन बनी हुई है बच्चों के हिसाब से मील्स प्रोवाइड होता था यस, स्कूल में। यस। तो लेकिन उसके लिए पालक पनीर रोटी, दाल-चावल वग़ैरह आते थे टीचर्स वाले से, तो मुझे उस टाइप से भी कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। तो हमारी तरफ से ना कि हम आप आपने जो दिखाया है, वो ही तो दुनिया है उसकी। हुँ, गॉट इट। अब आपको समझ में आ गया कि आपने घर जाके क्या करना है? नहीं, अब तो वो थोड़ा-सा बड़ी हो गई है, नाउ शी इज़ कॉन्शियस कि अब उसे पता है कि क्या खराब है, क्या अच्छा है। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ों पे टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चा सही डिसीज़न ले सके ये एक माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी जिस उम्र में स्टार्ट कर लें वो बेटर है। सही डिसीज़न्स लेने से ही एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ डिसीज़न योर डेस्टिनी इज़ शेप्ड। तो जितनी जल्दी ये स्ट्रैटेजी, ये टेक्निक सिखा दी जाए, इसके हैबिचुअल हो जाए बच्चा, तो उतना वो स्ट्रीमलाइंड रहेगा ना। आगे जाके हर एक जगह पे हर गंदा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोजर है, तो बच्चे को पता है कि पॉजिटिव की तरफ जाना है। यहाँ पे जंक और हेल्दी है, बच्चे को पता है हेल्दी उठाना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो गुड चॉइस बैड चॉइस में। राइट। सो लास्टली जो नए पेरेंट्स बनने जा रहे हैं या जो अभी जस्ट पेरेंट्स बने हैं, आप उनको क्या एडवाइस करोगे फॉर अ बेटर पेरेंटिंग? ट्राई टू बिल्ड द कनेक्ट। और सबसे पहले तो अपने जिसे कहते हैं इमोशनल बैगेज कुछ कैरी कर रहे हैं, कहीं आपको गिल्ट है, कुछ शेम है, कुछ रिग्रेट्स हैं, हुँ, उन सबको हील करने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से सबसे पहले हल्के होइए राइट। एंड उसके बाद में विद पेशेंस एंड ऑलवेज बिकम आउटवर्ड कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा है, आई विल प्रोवाइड दैट। तो इस तरीके की अप्रोच आप रखेंगे बच्चे की साइकोलॉजी और डेफिनेटली
एक्सटर्नल ये प्रोफेशनल हेल्प लेना, बहुत आप सॉर्टेड हो जाएंगे, सिंपल लाइफ हो जाएगी हम्म। अगर आपने हेल्प ली है। तो जितना ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश कीजिए, तो आप शुरू से ही यू विल बी इन द राइट ट्रैक। सो यू मीन टू से कि सारे पेरेंट्स को एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना है इसकी टिप्स लेनी चाहिए। हाँ, क्या होता है अगर आप पेरेंटिंग हेल्प लेते हैं, तो आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ रहे हैं, जो कि आप अपने आप नहीं समझ सकते। अगर आपने पढ़ाई की है तभी समझ सकते हैं। तो अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड इन दिस, तो जो नया पेरेंट है जिसका ना एजुकेशन है इस चीज़ के ऊपर, ना एक्सपीरियंस है, तो उसको डेफ़िनेटली मैं तो बहुत अच्छी हेल्प दे सकती हूँ। तो प्रोफ़ेशनल हेल्प लेना हमेशा बेटर रहता है। आप सॉर्टेड रहते हो कि क्या नहीं करना है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। रेदर देन क्या करना है। हाँ, तो अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये हमारा, जैसे कहते हैं कि न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी, और ये दोनों तरफ होता है, पेरेंट की अपनी भी और बच्चे की भी, तभी वो कनेक्शन बैठता है। एट द सेम टाइम क्या नहीं करना है, नो, सिंपल नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को बताना। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे अपना एक्सपीरियंस के साथ पेरेंट्स को गाइड किया है और एक नई दिशा दिखाई है पेरेंट्स को कि किस तरीके से वो अपने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्लस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उनकी सेक्स एजुकेशन पे वर्क करें फॉर ए डेफिनेटली। बेटर फ्यूचर। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पंचायत विद रोहित। थैंक यू सो मच।